हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज आपके लिए जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सारे समझते होंगे कि आपके पास हेलोएल्केन है RX, इसके बीच में आपने डाला एक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस। इस हेलोएल्केन के अंदर क्या है, X नेगेटिव पार्ट। X नेगेटिव पार्ट मींस एक तरह से ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीक न्यूक्लियोफाइल को करेगा रिप्लेस। मींस इसके अंदर बनेगा आपके पास RNU। सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट, X नेगेटिव की रिप्लेसमेंट विद NU नेगेटिव, और साथ में बनेगा आपके पास X। एक जो जरूरी पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। या मेरे दूसरे वीडियोस में भी देख सकते हो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। एडिशन के अंदर पाई बॉन्ड टूटता है एक और उसकी जगह पे 2 सिग्मा बनते हैं। एलिमिनेशन के अंदर 2 सिग्मा टूटते हैं और उसकी जगह पे 1 पाई बनता है। और सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें सिग्मा टूटेगा और सिग्मा ही बनेगा। देखो इसमें भी सिग्मा टूटा और ये सिग्मा ही बना। ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है कि हेलोएल्केन में आपने डाला न्यूक्लियोफाइल, तो इसका नेगेटिव पार्ट को आप ये भी कह सकते हो, इसके अंदर ये जो Cl नेगेटिव होता है, यहां पर Br नेगेटिव होता है, यहां पर I नेगेटिव, इनको आप ये भी कह सकते हो लीविंग ग्रुप, जो इसको छोड़ के जाता है। तो इसको रिप्लेस करना है आपको विद न्यूक्लियोफाइल। तो आपको मैं एक एग्जांपल लिख के देता हूं। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर आप कहें CH3CH2Br, इसके बीच में आपने डाला KOH एक्वस, तो Br नेगेटिव पार्ट रिप्लेस होगा किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस K। तो ये तो है आपके पास जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर फर्दर 2 तरह के मैकेनिज्म हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए। तो देखो इसमें है क्या, आपके पास इसमें 2 तरह का मैकेनिज्म है। एक है SN1 और एक है SN2। देखो बेसिक जो आपके पास रिएक्शन थी वो भी हमने लिखी थी RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। दोनों के अंदर जो मेन फर्क है, इसकी जो रिएक्शन है RX प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स RNU प्लस X नेगेटिव। मेरी बात के साथ साथ आपको भाई पक्षियों की बातें भी आ रही होंगी। आज बारिश पड़ी है, बहुत अच्छा मौसम है, तो रिएक्शन तो इसके अंदर भी सेम है, RNU प्लस X नेगेटिव। अब इसके अंदर SN1 की जो फुल फॉर्म है, फिर उसके हिसाब से मैं इसका लिख के देता हूं आपको। रेडियो SN1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक ही चीज पर डिपेंड करेगा। वो इस पर डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RX, और इसके अंदर बाइमॉलिक्यूलर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। सो RX एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसके अंदर सिर्फ RX यूनिमॉलिक्यूलर, इसके अंदर RX एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। ठीक है, तो इन दोनों में मेन फर्क है। अब जब आप इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म है यूनि वाले का मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसके की अंदर ये मैं आपको जो पहले लिख के दे रहा हूं मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा, फिर मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन
एज इंटरमीडिएट आएगा। ये वाला जो मैकेनिज्म है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। इसके अंदर कार्बोकैटायन नहीं आएगा, नो कार्बोकैटायन। इसके अंदर क्या आएगी? ट्रांजिशन स्टेट। कंसर्टेड मैकेनिज्म है ये, कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब अगर इसके अंदर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आएगा तो इसका मतलब इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो भी डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 3 to 1। अब अगर इसके अंदर कार्बोकैटायन है ही नहीं तो फिर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द फैक्टर दैट देयर शुड बी लेस स्टीरिक क्राउडिंग। मतलब बेसिकली जिस कार्बन के ऊपर अटैक करना है वहां पर भीड़ कम हो, ये इसका मतलब। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर देखो, SN1 के अंदर जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन पे। अगर कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है तो बस स्टेबिलिटी भी किसकी चेक करेंगे? कार्बोकैटायन की। तो आपके पास जो डिफरेंट कार्बोकैटायन है उसके हिसाब से ही इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होगी, उसी के हिसाब से इसकी प्रोडक्ट डिसाइड होंगे। ठीक। अब इसमें जो एक और पॉइंट जो जरूरी पॉइंट है कि इसका कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट है इसकी वजह से, उसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि ये जो कार्बोकैटायन है ये एक प्लेनर इंटरमीडिएट है। प्लेनर इंटरमीडिएट की वजह से इसके ऊपर जो अटैक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक साइड। आगे से भी ये सारा करके दिखाऊंगा बेटा मैं आपको। आगे से भी अटैक होगा और पीछे से भी अटैक होगा। अगर आगे से भी अटैक होगा और पीछे से भी अटैक होगा तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा रेसमिक मिक्सचर। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है। इसके अंदर जो है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं है तो अटैक अकर्स ओनली फ्रॉम बैक साइड। पीछे से ही अटैक होगा, अटैक ऑफ वो भी डालना चाहिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स ओनली फ्रॉम बैक साइड, जिसकी वजह से इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इन्वर्जन। तो ये आप एक बार नोट करो, फिर मैं रख करके आगे करवाता हूं आपको। तो ये जो मेन पॉइंट है, और भी काफी सारे पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर, इनको यूज करके मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं, फिर इसके जो पॉइंट रहेंगे वो इसके साथ आप कवर करेंगे। अब देखो आप SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मैंने अभी आपको क्या बोला है कि 2 स्टेप मैकेनिज्म है। 2 स्टेप मैकेनिज्म के अंदर स्टेप 1 देखो क्या, पहले आपको एक एग्जांपल दे दो। इसके अंदर आप एग्जांपल जो ले सकते हो वो आप ये ले सकते हो Cl3 थ्राइस CCl, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है।
या फिर आप इसके अंदर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी जाना है तो फिर वो आएगा आपके पास एक कायरल कार्बन होगा। कायरल मीन्स ऐसा कार्बन जिसके अराउंड 4 ग्रुप जो लगे हों वो चारों के चारों डिफरेंट लगे हों। आप चाहे यहाँ H लगा लो, चाहे बेंजीन रिंग लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। तो मतलब इसका मैकेनिज्म के लिए आप इनिशियल एग्जांपल ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। मैं आपको इससे करके दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर आपको बैक साइड फ्रंट साइड बैक का भी समझ आ जाएगा, उसके अंदर फिर वो नहीं हो पाएगा। तो आइए देखिए करना कैसे है। एग्जांपल दोनों सही है, उससे भी कर सकते हो आप। सो सपोज मैंने लिया C के साथ एक CH3, एक C2H5, एक आपका H ले लो, चाहे आपकी मर्जी है, H से भी काम चल जाएगा, और यहां पर Br। ये आपके पास हो गया हेलो एल्केन। इसके अंदर सबसे पहला काम है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्यों होती है, एक चीज और आपको बता दूं, SN1 के अंदर जो आपका सॉल्वेंट है वो है पोलर, तो वो इसके ऊपर चार्जेस को बढ़ाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सो सॉल्वेंट इज पोलर, और पोलर के साथ दूसरा वर्ड है प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो H पॉजिटिव दे। अब अगर इसके अंदर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई तो कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, साथ में आपके पास लगा है CH3, एक लगा है C2H5 और एक लगा हुआ है H। मैं फिर बोलता हूं H लिख लो, C3H7 लिख लो, चाहे बेंजीन रिंग बना लो, फिनाइल ग्रुप लगा लो, एक ही बात है। साथ में आएगा आपके पास Br नेगेटिव। ये बना मेरे पास एक कार्बोकेटाइन। अब इस मैकेनिज्म के अंदर एक चीज और खास है, ये जो इसका स्टेप 1 है, ये भी लिख लो आप स्टेप 1। स्टेप 1 इज स्लोएस्ट स्टेप, और अगर आपको काइनेटिक्स में याद हो सो इट इज RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप का देखो क्या मतलब था कि जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ RX। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ RX। अब आएगा इसका स्टेप 2। स्टेप 2 में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि C के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये CH3, C2H5 और ये H। ये जो आपका कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। ये जो कार्बन था ये sp3 था, इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो टेट्राहेड्रल थी, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर है। इस प्लेनर स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोफाइल है अब वो यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। मींस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो देखो न्यूक्लियोफाइल आगे कहां लगेगा, फ्रंट साइड। और अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आगे कहां लगेगा, बैक साइड। अब इसके अंदर अगला जो बड़ा जरूरी पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री का वो ये है कि इसके अंदर नेगेटिव पार्ट जो लीविंग ग्रुप है वो फ्रंट साइड में है, और इसकी जगह पे जो ग्रुप आया वो भी यहां पर फ्रंट साइड में है। मतलब नेगेटिव पार्ट में जो अपनी पोजीशन है उसको रिटेन करके रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हम रिटेंशन प्रोडक्ट, और जब उसके अपोजिट साइड में लग जाए तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन। तो आपके पास बन क्या है, आपके पास क्या बन रहा है, मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। फिर आप एक चीज और पढ़ोगे अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने सुना होगा, और एक सुना होगा लीवो-रोटेटरी। डेक्स्ट्रो क्या होता है, लाइट को कहां रोटेट करना, राइट साइड, और लीवो क्या होता है, लेफ्ट साइड। अब सपोज करो, मुझे नहीं पता ये क्या है अभी, सपोज करो कि ये डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है,
तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी से जो आपका फाइनल आंसर आया रिटेंशन से रिटेंशन ये आएगा डेक्स्ट्रो, और उल्ट वाला क्या हो जाएगा लीवो। यानी कि आपके पास क्या बना मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, मतलब मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन कह लो, चाहे आप कह लो मिक्सचर ऑफ डी एंड एल। इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। सो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इसमें ध्यान से सुनो बेटा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, दोनों का बराबर का अगर मिक्सचर होगा तो उसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, और वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट इसका मेरे ख्याल से 2018 के अंदर शायद इसका क्वेश्चन आया कि अगर कायरल कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है और SN1 रिएक्शन है तो क्या कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर बनेगा? तो इसका आंसर था नो, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती, इसके अंदर इन्वर्जन प्रोडक्ट, एक इन्वर्जन है और एक रिटेंशन है, इन्वर्जन प्रोडक्ट की अमाउंट इससे ज्यादा होती है, रिटेंशन से ज्यादा अमाउंट इन्वर्जन प्रोडक्ट की होती है। इसीलिए यहां पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है पार्शियल रेसिमाइजेशन। कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता, पार्शियल रेसिमाइजेशन इन विच इन्वर्जन प्रोडक्ट एक्सीड्स रिटेंशन। तो एक बार ये नोट करो, और साथ में मैं फिर भी ब्रीफ रिव्यू देता हूं इसका कि आपके पास क्या है हेलोएल्केन। हेलोएल्केन में सबसे पहला स्टेप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। इस क्लीवेज की वजह से यहां पर क्या जनरेट होगा कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक होगा फ्रंट साइड से और बैक साइड से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है प्लेनर। सो प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से आपके पास रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन मींस सेम, इन्वर्जन मींस उसके अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा, जिसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। पर मैं थोड़ा और आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में चला गया क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आया जेईई मेंस के अंदर ही कि इस SN1 मैकेनिज्म में अगर कायरल कार्बन मींस ऐसे कार्बन जिसके अराउंड चारों ग्रुप क्या हो डिफरेंट, ऐसी कार्बन के ऊपर अगर अटैक होगा तो आपके पास रिटेंशन प्रोडक्ट कम बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इन्वर्जन ज्यादा है तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल, कंप्लीटली पार्शियल रेसिमाइजेशन। तो ये हुआ SN1। और एक चीज और, बोर्ड्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म लिखने के चांसेस मुझे लगता है कम है। आपको इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चन में इसके बाद करके दिखाऊंगा जब अपना सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए SN1 में मेन जिनको थोड़ा सा टफ लगती है ऑर्गेनिक, सिर्फ एक पॉइंट याद रखो मेरे हिसाब से कि इसके अंदर स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्या होगी ज्यादा। तो अब देखो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म इससे छोटा है, सिंपल है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों मींस रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये एक ही स्टेप का मैकेनिज्म होगा, इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं होगा। इसमें फिर होगा क्या, आपके पास सपोज सिंपल मिथाइल ब्रोमाइड है। इस मिथाइल ब्रोमाइड की बीच में अगर आपने डाला सपोज KOH एक्वस, बेसिकली रिप्लेसमेंट एक्सचेंज होनी है। SN2 के अंदर जो सॉल्वेंट होता है दैट इज पोलर। पोलर तो है, चार्जेस तो डेवलप करेगा, पर एप्रोटिक है इसके अंदर, ये प्रोटॉन नहीं देगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आपके पास एग्जांपल आ सकता है एसीटोन, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तीसरा है DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। सो अगर आपको ये कहीं भी सॉल्वेंट नजर आए
तो इस केस में जो रिएक्शन होगी वो फॉलो होगी हमेशा SN2। जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो उसमें यही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें SN1 होनी है SN2 होनी है, क्या होगा, तो सॉल्वेंट के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। अब इसके अंदर क्या होगा, स्टेप 1 के अंदर एक ही स्टेप है, और स्टेप 1 में ही क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये OH नेगेटिव, ये आके पीछे से अटैक करेगा। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास आपने किसी के ऊपर अटैक करना है, वो आराम से अपने हाथ में गन लेके बैठा है, आप उसके सामने से आकर अटैक कर सकते हो? नहीं, क्योंकि गन उसके हाथ में, वो आप पे भी गोली चला सकता है। तो आप क्या करोगे, चुपके से उसके पीछे जाके पीछे से अटैक करोगे। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। पिछले केस में क्या हुआ था, पहले Br नेगेटिव निकल गया था और क्या बना था, कार्बोकेटाइन। मतलब उस केस को आप ऐसे समझ लो कि जिसके हाथ में गन है वो गन को रख के आराम से बैठा है। इस केस में गन उसके हाथ में ही है तो सामने से अटैक नहीं कर सकते, तो अटैक कहां से होगा, फिर पीछे से। तो इसके अंदर एक पक्की चीज है, मैंने लिख के भी दिया था कि बैक साइड अटैक ठीक होगा। जब बैक साइड से अटैक होगा तो इसके ऊपर चुपके से अटैक करेगा धीरे से, और अटैक करके धीरे धीरे उसके साथ जुड़ेगा। देखो इसमें क्या बनेगा, ये है बीच की ट्रांजिशन स्टेट कि Br धीरे 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 निकलेगा और ये पीछे से आगे धीरे धीरे OH इसके ऊपर लगेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। पर ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यहां पर कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 5। कार्बन के बॉन्ड होने चाहिए 4। तो इसको मैं समझाने के लिए ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूँ। नॉर्मली कभी कभी फिल्म में देखते होंगे कि ये कोई बड़े लेवल का विलेन है, गुंडा है फिल्म के अंदर, ये उसका कोई विश्वास पात्र साथी है ना, उसका फेथफुल साथी है पुराना। अब फिल्म का जो हीरो है उसके गैंग के अंदर सेम मारी करके चला गया, धीरे धीरे वो उसके ग्रुप में जुड़ता गया और जो उसका पुराना साथी था वो उसको वहां से बाहर करता गया। तो फाइनली क्या हुआ, Br नेगेटिव निकल गया और C के साथ आकर यहां पर क्या लगा, OH। तो ये क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, Br फ्रंट साइड में था और OH बैक साइड में है। मतलब अगर ये D था तो ये क्या है, L। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर ये R था तो ये क्या है, S। अगर ये L था तो वो D है, अगर ये S था तो वो R है। मतलब उससे उलट ही बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगी, इन्वर्जन। हमेशा क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब यहां पे मैंने वैसे 3H नहीं है तो 3H तो सेम ही है, इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से शो करनी मुश्किल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है कि ये कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल। तो कायरल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक H ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारा स्ट्रक्चर में। एक D ले लो ड्यूटेरियम, एक T ले लो ट्रिटियम। तो अब ये कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन पे जब अटैक होगा प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, उलट। और उसको बोलेंगे क्या, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, वॉल्टन इन्वर्जन। तो अब फिर थोड़ा सा समराइज करता हूं यहां पर एक बार ब्रीफ में। अगर करना है तो SN1 के अंदर अटैक आगे से पीछे से दोनों से होगा और आपके पास बनेगा मिक्सचर। SN2 के अंदर अटैक सिर्फ पीछे से होगा और आपके पास बनेगा सिर्फ इन्वर्जन। ठीक है। अगली चीज मैंने एक चीज स्पेशल पैकेट डिफरेंस के अंदर हिंदी में लिखी थी कि भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो भीड़ होगी तो क्या होगा, तो सपोज करो अगर इस केस को मैं टर्शरी बना लूं, C के साथ Br लगा हुआ, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। अब 3 मिथाइल में सिंपली CH3 लिख सकता हूं, बट CH3 को मैं ऐसे खोल के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको लगे कि इसके अंदर भीड़ है। तो ये भाई कोई ऐसा आपके पास फिल्म में गुंडा है या विलेन है जिसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अब न्यूक्लियोफाइल बेचारा अटैक कहां से करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल ही नहीं है। सो टर्शरी के केस में क्या हुआ, टर्शरी के केस में देयर इज स्टीरिक हिंड्रेंस। इस भीड़ की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां तक अगर आपको समझ आया बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को लगता है यार ये तो ऊपर से निकल गया, तो उनके लिए अपने पास क्या हाल है, आपको मैं बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन बताता हूं कि इसमें से पेपर में आएगा क्या, उसको आपने कैसे यूज करना है। बस अब आपको फाइनल बता रहा हूं कि ये यूज करना, इसके बेस पे आपके आंसर आ जाएंगे। SN1 अगर आपको देखना है तो बस सिर्फ ये देखना है कि कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल है बस। और SN2 में आपको सिर्फ ये देखना है कि लेस स्टीरिक
क्राउडिंग मतलब भीड़ ना हो। ठीक है, ये हो गया। जनरल लिखना है तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये दोनों के ट्रेंड है। एक और ट्रेंड है इसके अंदर कि अगर आर पार्ट सेम है, एल्काइल पार्ट अगर सेम है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज आरसीएल, आरबीआर और आरआई। आरसीएल, आरबीआर, आरआई। कारण क्या है कि आई नेगेटिव इज बिगर साइज की वजह से गुड लीडिंग। ये मैं तब कह रहा हूं कब, अगर आर पार्ट तीनों का सेम, इफ आर पार्ट इज सेम। ठीक है, तो अब इसके बेस पे मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, ये कर लो, फाइनल में पक्का आएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आपको हर बुक के अंदर मिलेगा, ये वाला एग्जांपल। आपको बताना है फास्टर SN1 किसकी है। आपको क्या देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। Cl जिस कार्बन पर लगा हुआ है इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2। Cl जिस कार्बन पे लगा उसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3। ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। अगर उन्होंने पूछा SN1 मतलब अगर मैं उसको नंबर दे दूं A B, SN1 पूछा तो B, SN2 पूछा तो A। सिंपल है, सिर्फ आपको देखना है कि सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है, प्राइमरी कौन है। दूसरा पार्ट देखो, इसका दूसरा पार्ट ये है, फिर ये वाला तो अभी अपन ऊपर किया है सेकेंडरी, ये वाला इस बार प्राइमरी। अब मुझे SN1 बताना है तो फर्स्ट वाला, SN2 बताना है तो सेकेंड वाला, क्योंकि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। फिर इसका तीसरा पार्ट देखो कि अगर आर पार्ट सेम है, इसमें फास्टर बताना आपको, चाहे SN1 हो चाहे SN2, अगर आर पार्ट सेम है तो आई वाला फर्स्ट पार्ट है ग्रेटर देन सेकेंड, इसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा होगी। सो ये 3 बिल्कुल सिंपल लो लेवल के आए हुए क्वेश्चन हैं। अब इसमें थोड़ा लेवल अप करते हैं। अगर मैं इन दोनों में बोलूं आपको कि कौन फास्टर SN1 करेगा, साथ साथ सोचो आप भी। ये है आपके पास हेलोरीन, ये है आपके पास बेंजाइल क्लोराइड। सो हेलोरीन के अंदर ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ये तो टूटेगा ही नहीं। और इसके अंदर देखो आपने ना अगर SN1 चेक करनी है ना, आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूं। SN1 के लिए क्या करो, जहां पर हेलोजन उसको हटा दो, हेलोजन को हटा के उस जगह पे प्लस चार्ज लगा दो। ये क्या बना आपके पास, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन के इसके अंदर स्टेबल, इसका मतलब फास्टर एक्शन किसकी हुई, बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैंने लिखा एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl और एक मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 Cl, तो इन दोनों में से किसकी फास्ट होगी। इसमें फिर दोबारा से क्या करो, क्वेश्चन यही है, करना क्या आपको, अब अगले स्टेप में करना, आप इसमें कर देता हूं कि Cl हटाकर इस पे प्लस चार्ज लगा दो, Cl हटाकर इस पे प्लस चार्ज लगा दो। ये आपके पास बन गया एलाइल कार्बोकेटायन, ये आपके पास बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, एलाइल। ठीक है, फिर देखो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताता हूं। एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से 17 क्वेश्चन है ये। C6H5CH2Cl, C6H5CHCl, C6H5, C6H5CHCl CH3, C6H5CClCH3, C6H5। इन चारों को आपको अरेंज करना है SN1 SN2 के हिसाब से। तो पहला है बेंजाइल, सेकंड है बेंजीन के साथ CH, फिर बेंजीन के साथ Cl, थर्ड है बेंजीन मतलब फिनाइल
फिनाइल ग्रुप के साथ Cl3 और Cl, और फोर्थ है बेंजीन, सी बेंजीन, साथ में एक CH3 और एक Cl, तो इसको भी आप बॉन्ड सी दिखाओ। अब आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, तो किसका कार्बन कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। देखो क्या करो, मैंने अभी बोला आपको Cl हटा लो सारा, प्लस ये इससे स्टेबल होगा, ये वाला इससे भी स्टेबल होगा, इससे भी स्टेबल होगा, ये वाला इससे स्टेबल होगा और मिथाइल से स्टेबल होगा, ये वाला इससे भी स्टेबल होगा, इससे भी होगा और मिथाइल से भी होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 4 नंबर, फिर 2 बेंजीन वाला, फिर 3 नंबर, और फिर तो SN1 में इसका ये ऑर्डर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट, इसी में एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बोल रहा हूं आपको कि C4H9Br के आप 4 आइसोमर बनाओ, C4H9Br के 4 आइसोमर बनाओ और उनको अरेंज करो SN1 और SN2 के हिसाब से। तो पहले आप इसके 4 आइसोमर बना लो। एक आपके पास बनेगा N-ब्यूटाइल, एक बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तीसरा बनेगा आइसोब्यूटाइल, और फोर्थ बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल। अब अगर आपको SN1 करना है तो आपको क्या देखना है, कौन प्राइमरी, सेकेंडरी और कौन टर्शरी। उसके लिए करो क्या, फिर से वही काम, पहले लिख लो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी और ये टर्शरी। जिनको नहीं देखना था उनके लिए मैं बता भी देता हूं। Br जिस कार्बन से जुड़ा है उसका डायरेक्ट 3 बॉन्ड है, Br जिससे जुड़ा है उसका डायरेक्ट 1 बॉन्ड है, Br जिससे जुड़ा है उसका डायरेक्ट 2 बॉन्ड है, Br जिससे जुड़ा है उसका डायरेक्ट 1 बॉन्ड है कार्बन से। अब ये तो सबको पता है, टर्शरी सबसे ज्यादा 4 नंबर, सेकेंडरी उससे कम 2 नंबर, बचा कौन, 3 और 1। अब दोनों प्राइमरी है यार, 3 और 1, तो इसके लिए क्या करोगे, फिर से वही काम, Br हटा दो, इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दो। इसको कौन स्टेबल करेगा, देखो यहां मैंने लगाया 3 एरो, इंडक्टिव इफेक्ट, आगे आगे हो गए 2 एरो, आगे आगे होगा 1 एरो। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसके अंदर ये 3 एरो दिखा रहा है, ये भी 3 क्योंकि सेम पोजीशन है, फर्दर 2 एरो। यानी कि इस केस में कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा मिल रही है, क्योंकि मिथाइल जो रिलीजिंग ग्रुप है वो उसके पास है। इसका मतलब कौन ज्यादा आएगा, 3 और फिर आएगा 1। अगर इसका मैं बोलूं SN2 तो इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट रिवर्स। तो ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन, इसके भी, ये भी एनसीईआरटी नहीं है, इसके बेस पे भी आपको कंसेप्ट समझाएगा। सो इसमें देखो लास्ट पार्ट के अंदर क्या है, इसमें आपको बताना है फास्टर SN1। अब इसमें आप देखो सारे बेंजीन कोई नहीं है, सारे साइक्लो वाले हैं। ये है सेकेंडरी, ये टर्शरी, ये टर्शरी, ये टर्शरी। अब सेकेंडरी वाला SN1 में सेकेंडरी वाला सबसे कम, टर्शरी वाले उससे ज्यादा। फिर मैंने कहा था अगर सारा एल्काइल पार्ट सेम है, देखो एल्काइल पार्ट तीनों में सेम है, तो फिर क्लोरो, ब्रोमो, राइडो में कौन ज्यादा, राइडो। यानी कि 1, 2, 3 और 4, मतलब जो मैंने इसकी सीरीज लिखी है यही इसका आंसर है। तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, या करवाए हैं SN1 और SN2 के। उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने मुझे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, इनबॉक्स कर दो। थैंक यू।